हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल। आप सभी को मेरा नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ कि मकर संक्रांति का जो पावन पर्व है वो आप सभी ने हर्षोल्लास से मनाया होगा और आप सब स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, ऐसी मैं आशा करता हूँ। क्योंकि आप सभी को पता है कि राजस्थान बोर्ड एग्ज़ाम जो है उनमें टाइम जो है वो काफ़ी कम रह गया है और मैं ये चाहता हूँ कि ये जो हमने सीरीज जो है, ये जो स्टार्ट की है शेखावाटी मिशन 100 की, इसको मैं जितना जल्दी संभव हो सके पूरा कर पाऊँ, जिससे आपको इसका अधिकतम फ़ायदा, मैक्सिमम बेनिफिट जो है वो मिले। पिछले वीडियोस जो हैं अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं ये कहना चाहूँगा कि एक बार आप उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, क्योंकि पीछे जो चैप्टर्स हमने कवर किए हैं उनमें से एक डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट है और उपसहसंयोजक यौगिक है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड, और तीसरा जो चैप्टर था वो हमारा है एल्किल एंड एरिल हैलाइड। आज हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का दूसरा चैप्टर डिस्कस करने जा रहे हैं जो है एल्कोहल, फिनोल और ईथर। तो चलिए शुरू करते हैं बिना टाइम गंवाए। यहाँ पर जो पहला सवाल है हमारे पास वो रहने वाला है तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल का आईयूपीएससी नाम। तो देखो, आईयूपीएससी नाम जो है मैंने आपको पिछली क्लास में भी कहा था कि आपको रटने नहीं है। जो भी स्ट्रक्चर वो आपसे कह रहा है उसको आप बना के उसको प्रैक्टिस करें आप, जिससे आपके क्वेश्चन को एग्जाम में सही होने की संभावना बढ़ जाएगी। और ये तय है कि राजस्थान बोर्ड जो है वो आईयूपीएससी नाम आपसे जरूर पूछेगा। तो सबसे पहले देखो, इसको बनाते कैसे तृतीयक ब्यूटिल को। तृतीयक ब्यूटिल में हमारे पास में जो कार्बन होगा ना वो तृतीयक कार्बन होगा। तो तृतीयक कार्बन जो है उसको कैसे बनाओगे आप, ये कार्बन, इस कार्बन के 3 सीधे जुड़े हुए कार्बन होने चाहिए, इसके 3 पड़ोसी होंगे और ये है तृतीयक ब्यूटिल ग्रुप। अब तृतीयक ब्यूटिल अल्कोहल अगर उसने बोला है तो यहाँ OH लगा दीजिए आप, ठीक है। फिर नंबरिंग हो जाएगी, तो नंबरिंग के लिए इसमें कई रास्ते हैं, 1 2 3 1 2 3 1 2 3, जिस तरीके से भी आप करना चाहें, 3 से ज़्यादा कार्बन शामिल नहीं होंगे। अब बात आती है कि प्रतिस्थापी कौन है यहाँ पर। तो देखो, ये प्रतिस्थापी है हमारे, ये कार्बन संख्या 2 पे क्रियात्मक समूह लगा हुआ है। तो पहले, सबसे पहले प्रतिस्थापी को लिखा जाता है जब भी आप आईयूपीएससी नेमिंग करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, कार्बन संख्या 2 जो है उसके ऊपर एक प्रतिस्थापी है जिसको मैं क्या लिखूंगा, 2 मैथिल। उसके बाद लिखा जाता है रूट वर्ड कि हमारी जो कार्बन श्रृंखला है जिसपे हमने अंकन किया है उसमें कितने कार्बन हैं। तो 3 कार्बन हैं, तो आपको पता है 3 कार्बन को प्रॉप बोलते हैं, लेकिन वो तीनों कार्बन आपस में सिंगल बॉन्डेड हैं तो उसको प्रोपेन लिखेंगे हम। और फिर कार्बन संख्या 2 पे OH लगा हुआ है तो क्या बन जाएगा, प्रोपेन टू ऑल। ये इसका नाम है, 2 मैथिल प्रोपेन टू ऑल। तो आप देख लीजिए भाई, ऐसा ऑप्शन कहां पर है, ऑप्शन फर्स्ट है, ठीक है। उसके बाद में जो अगला हमारा क्वेश्चन है वो है फिनोल जो है वो यसदरज, यसदरज बोलते हैं जिंक को। इसके साथ अगर आप आसवन करवाते हैं तो उत्पाद क्या बनता है, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन, मैं आपको रिएक्शन भी लिख के इसकी दिखा देता हूं कैसे होती है रिएक्शन, देखिएगा भाई। ये जो रिएक्शन है फिनोल की यसदरज के साथ, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन हो जाती है, तो इसको आप थोड़ा समझिएगा ध्यान से। ये बेंजीन रिंग होती है हमारे पास में, इसको याद कैसे करेंगे, मैं थोड़ा सा आपको कोशिश करता हूं इसको याद करवाने की। ये बेंजीन है और हमें पता है बेंजीन के प्रत्येक कार्बन पे क्या होता है, हाइड्रोजन। अगर आप इस बेंजीन की रिएक्शन हाफ O2 से करवा दें, हाफ O2 का मतलब है कि यहां पर हमारे पास में एक ऑक्सीजन का परमाणु रहने वाला है, और ये जो रिएक्शन होगी आपकी, इसका जब आप आसवन करवाएंगे, आसवन करवाएंगे तो ये जो ऑक्सीजन है ना, एक ऑक्सीजन परमाणु, इसको आप यहां एंटर करवा दें। एग्जाम में आप ऐसा दिखाना कोई जरूरी नहीं है, आप सीधा भी लिख के आ सकते हैं, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूं कि यहां ऑक्सीजन प्रवेश करवा दें आप, किसके बीच में, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में। और जब आप ऐसा करेंगे तो यहां पर जो हमारे पास में जो स्ट्रक्चर बन के आएगी वो ये बन के आएगी, ये एरोमेटिक हाई रिंग हमारी, यहां ऑक्सीजन आ जाएगा और इसके साथ क्या रहेगा, हाइड्रोजन। तो किसका निर्माण हो गया, ये हो गया फिनोल का निर्माण, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि अगर आप बेंजीन का आसवन करवाते हैं किसके साथ में, हाफ O2 के साथ में, तो वहां पर हमारे पास में जो उत्पाद बनता है वो बनता है फिनोल। इंपॉर्टेंट रिएक्शन, छोटी सी रिएक्शन आपसे पूछी जा सकती है। अगला जो सवाल है वो है निम्न में से कौन सा प्रबल अम्लीय है। तो देखो, अम्लीय प्रकृति जो है उसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको जितना शॉर्ट में हो सकेगा पॉसिबल बताता हूं आपको, अम्लीय प्रकृति में आप कैसे क्वेश्चन को करते हैं। तो देखो, कोई भी यौगिक हो, चाहे वो अल्कोहल हो, चाहे वो फिनोल हो, चाहे वो अम्ल हो, अम्लीय प्रकृति जो होती है वो बढ़ती कब है, अम्लीय प्रकृति तब बढ़ती है जब कंपाउंड पर -M या -I समूह लगा हो। तो देखो, अगर मैं NO2 को हटा देता हूं, जितने भी स्ट्रक्चर हैं, NO2 लगा हुआ है, यहाँ फिनोल पे Cl लगा दिया गया है, इनकी अगर हम लोग बात करें तो ये जो NO2 है, ये जो Cl है, इनके लगाने से अम्लीय प्रकृति पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो देखो, NO2 जो है वो एक -M समूह है, ये -M है, Cl जो है वो एक -I समूह है, NO2 जो है वो फिर से -M है, और यहां पर NO2 है, ये फिर से -M है। -M और -I दोनों ही अम्लीय प्रकृति को बढ़ाते हैं, लेकिन ज्यादा प्रभावी होता है -M।
अब माइनस एम कहाँ कहाँ लगा है, ए में भी लगा है, से में भी लगा है, दे में भी लगा है। हमें यह देखना है कि जो माइनस एम NO2 लगा हुआ है उसकी पोजीशन क्या है। तो भाई फिनोल में अगर NO2 समूह जो है, याद रख लीजिएगा, वैसे डिटेल कॉन्सेप्ट है, अगर वो पैरा स्थिति पे लगता है तो वो फिनोल को सबसे ज्यादा अम्लीय बना देता है। ठीक है, तो सबसे ज्यादा अम्लीय कौन होगा, सबसे ज्यादा अम्लीय होगा यहां पर पैरा नाइट्रोफिनोल, इसका नाम है, ये सबसे ज्यादा अम्लीय होगा। इसका डिटेल कॉन्सेप्ट है, हम कभी आगे डिस्कस करेंगे। उसके बाद एनिजोल की 373 केल्विन पर HI के साथ अभिक्रिया से प्राप्त उत्पाद क्या होगा। तो देखो इसकी अभिक्रिया जो है वो कैसे दिखती है। एनिजोल की जो रिएक्शन है, अगर आप किससे करवाते हैं, एनिजोल की रिएक्शन जो है वो अगर आप करवाते हैं HI के साथ में, तो देखो एनिजोल क्या है वो सुन लीजिए। और इससे रिलेटेड एक बात और यहां पर मैं आपको बता दूंगा, एनिजोल होता है ये OCS3। ठीक है, इसकी रिएक्शन करवानी किससे है, इसकी रिएक्शन करवानी है HI से। टेम्परेचर आपको कितना दे रखा है, 373 केल्विन। तो आपको सिंपली एक ही चीज ध्यान रखनी है कि इस ऑक्सीजन कार्बन बॉन्ड को मैं ब्रेक कर दूंगा, इधर मुझे हाइड्रोजन लेना है, इधर मुझे लेना है आयोडीन। तो ऐसा जब करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां पर हो जाएगा आपके पास में ये 6 मेंबर रिंग, यहां पर हाइड्रोजन जुड़ने से OH बन जाएगा, और इधर CH3 के साथ अगर मैं I जोड़ देता हूं, आयोडीन जोड़ देता हूं, तो CH3I बन जाएगा। ये किसका निर्माण हो चुका है, ये निर्माण हो चुका है फिनोल का। अब एक बात और सुन लीजिए भाई, चाहे एनिजोल की पूछ ले आपसे, चाहे आपसे फिनोल की पूछ ले, आपको अनुनादी संरचनाएं भी पूछी जा सकती हैं, दोनों को बनाने का तरीका सेम है। ठीक है, तो देखो एनिजोल की अनुनादी संरचनाएं कैसे बनती हैं और उसी तरीके से फिनोल की भी बनेंगी। तो एक बार समझ लीजिएगा भाई, क्योंकि अनुनादी संरचनाओं का भी क्वेश्चन आता है एग्जाम में। यहां पर आपको क्या लगाना है, OCS3। मैंने पिछले लेक्चर में भी आपको एक बात कही थी कि अगर वलय से सीधा जुड़ा हुआ जो परमाणु है, अगर उसके पास लोन पेयर है, तो वो अपने लोन पेयर को रिंग में डोनेट करता है कुछ इस तरीके से। कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। अब इस कार्बन के ऑलरेडी 4 बॉन्ड हैं, तो नया अगर बॉन्ड बनेगा तो 5 बन नहीं सकते, तो इस डबल बॉन्ड को उठा के हम किसको दे देते हैं, कार्बन को। तो कुछ इस तरीके से अनुनाद स्टार्ट होगा, और जो अगली संरचना होगी हमारी वो कुछ इस तरीके से बनेगी। इन दोनों पाई बॉन्ड को हम एक बार एज इट इज रखेंगे, यहां हमने 2 इलेक्ट्रॉन उतारे हैं तो डबल बॉन्ड बन जाएगा, इसके साथ क्या रहेगा, CH3, एक लोन पेयर बचेगा और चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव। चार्ज जरूर लगाना भाई, क्योंकि इन्हीं चीजों को नोटिस किया जाएगा। ऑक्सीजन ने 3 बॉन्ड बना लिए तो उस पर चार्ज पॉजिटिव आएगा। अब हम क्या करेंगे, देखो ये 2 इलेक्ट्रॉन उठा के मैंने कार्बन को दिए हैं, तो यहां चार्ज नेगेटिव आ जाएगा। सही, अब इस नेगेटिव चार्ज को फिर से किसके बीच में उतार दोगे आप, कार्बन कार्बन के बीच में, और ये पाई बॉन्ड उठा के अगले कार्बन को दे दो। नोटिस क्या करना है, कंप्लीट आप ही करेंगे इसको, मैं एक आपको चीज बता देता हूं। नेगेटिव चार्ज आए उसमें भी आपको पता 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो आप जैसे ही ये 2 इलेक्ट्रॉन कार्बन कार्बन के बीच में उतारेंगे या नया बॉन्ड बनेगा, और इस पाई बॉन्ड को उठा के हर बार आपको कार्बन को देना है। ठीक है, तो एक संरचना और मैं ड्रॉ कर देता हूं। ये 6 मेंबर रिंग जो है ये अपनी एज इट इज रह जानी है। इसमें क्या हो जाएगा अब भाई, ये पाई बॉन्ड एज इट इज है, इस पे आप नेगेटिव लगा देंगे क्योंकि आपने 2 इलेक्ट्रॉन अकेले कार्बन को दे दिए हैं। ये नेगेटिव आपने कार्बन कार्बन के बीच में भेजा तो यहां डबल बॉन्ड बन जाएगा, और ऊपर वाले सिस्टम में कोई चेंज नहीं आएगा, OCS3 एक लोन पेयर बचेगा, चार्ज कैसा, पॉजिटिव। ठीक है, इसका देखो इसका नाम क्या है, इसको एनिजोल बोलते हैं, इसका प्रचलित नाम जो है वो एनिजोल है। और अगर मान लो आपसे ये कह दे कि इस एनिजोल का IUPAC नाम क्या होगा, तो इस एनिजोल का IUPAC नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। ठीक है, जो कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा स्टूडेंट, मैं उसको अप्रिशिएट भी करूंगा वहां पर, तो इसका आप नाम कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे। एक एडिशनल बात और बता देता हूं, फिनोल का भी अगर आपसे पूछे ना रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, तो सेम उसी तरीके से चलेगा। यहां आप अंदर पाई बॉन्ड दिखा लेना, जैसे ये चल रहा था उसी पैटर्न पे चलेगा। तो इसकी आप अच्छे से प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और एक चीज यहां पर एक एडिशनल जानकारी और दे देता हूं मैं, अगर वो आपको यहां एनिजोल नहीं बोले, आगे हमारे असाइनमेंट में भी आएगी ये बात, तब आपको ध्यान रखना है वो आपको एल्कोक्सी बेंजीन भी लिख के दे सकता है, एल्कोक्सी बेंजीन। ठीक है, क्योंकि ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है, एल्कोक्सी समूह, एल्किल प्लस ऑक्सीजन, एल्कोक्सी। तो अगर वो ये कहे कि एल्कोक्सी बेंजीन में अनुनादी संरचना बनाइए, तो आप यहां OCS3 ना लगाएं, क्योंकि उसने एल्कोक्सी बोला है ना। तो पर्टिकुलर अगर मान लो वो आपसे कहे ना एनिजोल, तब तो ऐसे बनाना ही है। अगर एल्कोक्सी बोले ना वो, तो भाई आप यहां पर CH3 की जगह R लगा दें बस, क्योंकि कोई भी एल्किल समूह आ सकता है, यहां एक कार्बन का भी, 2 का भी, ये एल्कोक्सी बेंजीन है। इसमें भी वैसे ही होगा रेजोनेंस। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये सारी बातें आपको समझ आई होंगी। अब बढ़ते हैं आगे, वापस से हमारे टॉपिक पे आते हैं जहां से हम कंटिन्यू कर रहे थे ये बात।
ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, हम पढ़ चुके हैं पीछे, ये आ जाएगा CH3I और C6H5OH, पीछे हमने बना भी दिया है। फिर उसके बाद में है 1 डिग्री, 2 डिग्री तथा 3 डिग्री अल्कोहलों में विभेद किससे किया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये जो विभेद है ये ल्यूकास अभिकर्मक से कर सकते हैं। ठीक, अगला सवाल आपको मिल भी जाएगा ल्यूकास अभिकर्मक क्या है, और पहले मैं वो ही दिखा देता हूँ आपको। ये देखिए कहाँ मिलेगा, इसमें ही कहीं था, ल्यूकास अभिकर्मक का क्वेश्चन भी था जो पूछा हुआ भी है। HCl सांद्र HCl प्लस ZnCl2 होता है, चलो जो भी है आगे आ जाएगा, एक बार इसको समझ लो आप। ये कैसे विभेद करता है ल्यूकास अभिकर्मक वो सुन लो। बात ये है कि अगर आपके पास में एल्कोहल है, एल्कोहल का मिश्रण है, उसमें अगर आपको ये विभेद करना है कि मिश्रण में 1 डिग्री एल्कोहल है या नहीं है, 2 डिग्री है या नहीं है, 3 डिग्री है या नहीं है, तो उसका टेस्ट आप कैसे कर सकते हैं, इसको विभेदीकरण भी बोलते हैं। तो देखो, अगर आपके पास में 3 डिग्री एल्कोहल है मिश्रण में, अगर 3 डिग्री एल्कोहल होगा तो ये ल्यूकास अभिकर्मक जो है, ल्यूकास रिएजेंट, LR लिख देता हूं, ल्यूकास रिएजेंट के साथ में जो है जब रिएक्शन होगी इसकी, तो यहां पर तुरंत तुरंत दूधिया रंग आ जाता है, श्वेत भी लिखा रहता है कहीं कहीं पर, तुरंत दूधिया रंग अगर आ रहा है इसका मतलब मिश्रण में 3 डिग्री एल्कोहल है। उसके बाद में अगर भाई मिश्रण में 2 डिग्री एल्कोहल हो, 2 डिग्री एल्कोहल, तो ल्यूकास रिएजेंट जो है उसके साथ जब अभिक्रिया होगी तो वहां पर 3 to 5 मिनट्स, 3 से 5 मिनट के अंदर जो है वो दूधिया रंग आता है। ये इस बात को प्रूव करता है कि यहां पर 2 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है। अगर आपके मिश्रण में 1 डिग्री एल्कोहल प्रेजेंट है, 1 डिग्री एल्कोहल, तो उसके साथ ल्यूकास रिएजेंट जब रिएक्शन करेगा तो भाई जनरली ये लिखा रहता है कि श्वेत रंग जो है ये नहीं आता है, श्वेत रंग जो है या दूधिया रंग जो है ये नहीं आता है। लेकिन अगर आप इसको हीट करते हैं, मतलब रूम टेम्परेचर पे तो नहीं आता श्वेत रंग, लेकिन 35 से 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक जब आप इसको हीटिंग करते हैं तो वहां पर जो है आपको श्वेत रंग देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये कहानी थी किसकी, ये थी ल्यूकास अभिकर्मक की कहानी। आगे बढ़ते हैं। उसके बाद में अपने पास में है फिनोल तथा कार्बोक्सिलिक अम्लों के विभेदीकरण में प्रयुक्त कौन होता है। तो भाई सोडियम बाइकार्बोनेट है जो आपके फिनोल और कार्बोक्सिलिक अम्ल के विभेदीकरण में प्रयुक्त होता है। अच्छा सवाल बन सकता है। रीजन इसका ये है कि फिनोल जो है ना वो भी सोडियम के साथ अभिक्रिया करता है और धातु फिनोक्साइड बनाता है, मेटल फिनोक्साइड। ठीक है, आगे आ जाएगा, डिस्कस कर लेंगे। और आपका जो NaOH है ये भी रिएक्शन करता है। ठीक है, फिनोल से भी करता है, कार्बोक्सिलिक अम्ल से भी करता है। कौन कौन, सोडियम भी करेगा और NaOH भी करेगा। लेकिन जो आपका सोडियम बाइकार्बोनेट है ना, इसकी अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। ठीक है, इसकी अभिक्रिया नहीं हो पाएगी। किसके साथ नहीं हो पाएगी, फिनोल के साथ नहीं हो पाएगी। क्लियर होती है बात भाई। तो ये विभेदीकरण में प्रयुक्त होता है। उसके बाद में है अगला सवाल, निम्न में से कौन सा डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल की कहानी सुन लीजिए भाई। डाईहाइड्रिक एल्कोहल जो है उसका मतलब है कि ऐसा एल्कोहल जिसमें 2 OH समूह हो, और इसका जो उदाहरण है वो एथिलीन ग्लाइकोल है, CH2 और OH। ये डाईहाइड्रिक एल्कोहल है। हाइड्रिक का मतलब है OH से। ठीक है, तो डाईहाइड्रिक एल्कोहल का उदाहरण कौन है, एथिलीन ग्लाइकोल है। ग्लिसरॉल जो है वो ट्राईहाइड्रिक का है। ग्लिसरॉल को कैसे बनाते हैं वो देख लीजिए। ग्लिसरॉल ऐसे बनता है, CH2OH, इसके बाद में यहाँ पर CH, इसके ऊपर क्या लगा देंगे OH, और यहाँ पर CH2OH। ये एक ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल होता है ग्लिसरॉल। क्लियर होती है बात भाई। कैटेगोल और रिसोर्सिनोल जो है इनमें 6 मेंबर रिंग जो होती है, 6 मेंबर रिंग के ऊपर 2-2 OH लगते हैं। उसमें अभी हम नहीं जाएंगे, आगे बढ़ते हैं। ग्रिग्नार अभिकर्मक से नहीं बनाया जा सकता। तो भाई ग्रिग्नार अभिकर्मक से एक कार्बन का एल्कोहल नहीं बनाया जा सकता, इस बात को याद रख लेना। आगे मैं डिस्कस भी कर दूंगा क्यों नहीं बनाया जा सकता है, उसका भी रीजन है। उसका रीजन होता है कि भाई ग्रिग्नार अभिकर्मक अगर आप ले रहे हो और कार्बोनिल यौगिक से अभिक्रिया करवा रहे हो, ठीक है, आगे रिएक्शन आ जाएगी एल्डिहाइड कीटोन के अंदर, तो वहां पर आपके पास में ग्रिग्नार अभिकर्मक में खुद में ही एक कार्बन है, और कम से कम एक कार्बन का आप क्या लोगे, कार्बोनिल यौगिक। तो 2 कार्बन का कम से कम एल्कोहल बनेगा, एक का बनाना पॉसिबल नहीं है। आगे रिएक्शन आ जाएगी। आगे बढ़ते हैं। ग्लूकोज तथा फ्रक्टोज दोनों एथेनॉल में परिवर्तित हो जाते हैं। ये किस एंजाइम की उपस्थिति में होता है, तो ये जाइमेज की उपस्थिति में होता है। याद करने का क्वेश्चन है। अल्कीन दे रखा है, उस एल्कीन को कहां कन्वर्ट किया जा रहा है, उस एल्कीन को कन्वर्ट किया जा रहा है एल्कोहल में। इसके लिए जो है वो किसको प्रयुक्त किया जाएगा, तो भाई इसके लिए प्रयुक्त किया जाता है किसको, B2S6 और क्षारीय H2O2। आगे डिटेल रिएक्शन है, इसी लेक्चर में आ जाएगी। बढ़ते हैं आगे। निम्नलिखित अभिक्रिया अनुक्रम में अंतिम उत्पाद क्या होगा। तो देखो इसमें अंतिम उत्पाद जो है वो कैसे बनाया गया है मैं बता देता हूं। ये हमारे पास में एक हैलाइड है, CH3
CH2 और Br। इसके साथ एरो पे क्या लिखा गया है, एरो पे लिखा गया है NaOH। तो यहाँ क्या होगा, यहाँ से जो आपका पुराना नाभिक स्नेह ना Br, वो Br माइनस के रूप में यहाँ से निकल जाएगा और यहाँ से OH माइनस जुड़ जाएगा नया नाभिक स्नेह। तो पहला जो उत्पाद होगा मेरा वो तो ये बनेगा CH3CH2OH। ठीक है, ए बन जाएगा। उसके बाद में क्या है, H2SO4 दे रखा है, तो इसको ध्यान से समझ लेना, पीछे भी आया था ये और पूछा जा सकता आपसे। H2SO4 दे रखा है, 443 केल्विन टेम्परेचर दे रखा है। तो यहाँ निर्जलीकरण होता है। और निर्जलीकरण कैसे होता है मैं सीधा तरीका बता देता हूं आपको, वैसे इसका मैकेनिज्म भी है। OH से जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा होता है और अल्फा से जुड़ा हुआ कार्बन बीटा होता है। तो प्रोटोनीकरण होता है, प्रोटोनीकरण के बाद OH और अल्फा कार्बन से तो OH और बीटा कार्बन से H बाहर जाता है और फाइनली जो प्रोडक्ट बनता है ना वो ये बनता है, एथीन बनता है ना। इसका मैकेनिज्म देखूंगा मैं आगे, आपको करवा भी दूंगा कैसे होता है, लेकिन अभी आप याद रखें यहाँ एथीन बनता है, आंसर बना हुआ है ये रहा। अगला सवाल है हमारे पास में, प्राथमिक द्वितीयक और तृतीयक एल्कोहल के क्वथनांक का सही क्रम क्या है। तो भाई सबसे ज्यादा क्वथनांक प्राथमिक एल्कोहल का, उसके बाद में द्वितीयक का, उस सबसे कम तृतीयक का। ठीक है, और इसका रीजन क्या है भाई, इसका रीजन ये कि ब्रांचिंग जो है ना, शाखाएं जितनी ज्यादा होंगी ना क्वथनांक उतना कम हो जाता है। तो सबसे ज्यादा शाखाएं 3 डिग्री में होती हैं, इसीलिए उसका क्वथनांक सबसे कम है। उससे कम 2 डिग्री और सबसे कम शाखाएं 1 डिग्री में होती हैं। तो शाखाएं कम होंगी तो क्वथनांक ज्यादा आएगा। हिंट के तौर पे जो चीजें हैं ना उनको आप लिख लिया करो ताकि आपको याद रहे चीजें। आगे बढ़ते हैं, सम्मित ईथर का उदाहरण क्या है। बिल्कुल आसान सवाल है। देखो, सम्मित ईथर का मतलब होता है कि ऑक्सीजन जो आपके क्रियात्मक समूह के रूप में रहता है ईथर में, उस ऑक्सीजन के दोनों तरफ अगर कार्बन संख्या बराबर है तो उसको सम्मित ईथर बोलते हैं। या आप ये कह सकते हैं दोनों तरफ अगर एल्किल समूह समान है तो उसको आप क्या कह सकते हैं, सम्मित ईथर। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा भाई, ब हो जाएगा। फिर उसके बाद में अल्कोहल में निर्जलन के प्रति सुगमता का क्रम क्या है। तो भाई निर्जलन के प्रति सुगमता का जो क्रम है वो ये है, 3 डिग्री सबसे ज्यादा, उसके बाद में 2 डिग्री और सबसे कम 1 डिग्री। एक बात यहां पर बता देता हूं, अल्कोहल का जब भी आप निर्जलन करते हो तो निर्जलन से हमेशा एल्कीन बनती है। ठीक है, अल्कोहल की निर्जलीकरण से एल्कीन बनती है और ये जो अभिक्रिया होती है ना, इसमें मध्यवर्ती बनता है कार्बधनायन। और कार्बधनायन अगर मध्यवर्ती बन रहा है तो आपको पता है, कार्बधनायन अगर मध्यवर्ती के रूप में बनता है तो स्थायित्व का क्रम होता है 3 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी होता है कार्बधनायन, उससे कम स्थायी होता है 2 डिग्री कार्बधनायन और सबसे कम स्थायी होता है 1 डिग्री कार्बधनायन। तो 3 डिग्री कार्बधनायन बनने की संभावना सबसे ज्यादा किसमें होती है, 3 डिग्री अल्कोहल में, उससे कम किसमें होगी, 2 डिग्री में, और सबसे कम किसमें होगी, 1 डिग्री में। तो मध्यवर्ती के स्थायित्व के अनुसार ही यही क्रम किसका रह जाता है, अल्कोहलों के निर्जलीकरण के क्रियाशीलता का। तो ये आंसर होगा। कार्बधनायन ये भी याद रख लेना, मैंने बोला भी है कि निर्जलीकरण की जो अभिक्रिया होती है उसमें मध्यवर्ती बनता है कार्बधनायन। ऐसा भी सवाल पूछ सकता है। विलियमसन ईथर संश्लेषण द्वारा नहीं बनाई जा सकती है। तो भाई विलियमसन ईथर संश्लेषण जो है वो डाई तृतीयक ब्यूटिल ईथर नहीं बनाई जा सकती है। इसका कारण मैं आपको डिटेल में आगे बता दूंगा, ठीक है ना, क्यों नहीं बन सकता है जब हम विलियमसन ईथर संश्लेषण को डिस्कस करेंगे। क्योंकि मैं नेम रिएक्शन जो भी है ना उनका एक लेक्चर लेके आऊंगा, तो वहां पर आपको डिटेल में सारी बातें बता दूंगा। द्वितीयक एल्कोहल कोपर के साथ 575 पर वी हाइड्रोजनीकरण से क्या बनाते हैं। तो भाई याद रखना बात यह है कि आपके पास में द्वितीयक एल्कोहल है तो द्वितीयक एल्कोहल को ऐसे लिख सकते हो आप, CH3 CH CH3 और इसके साथ क्या रहता है, OH। ठीक है, आपको अगर ऐसा लिख करके दे दे कि भाई आपके पास कोपर धातु है, साथ में टेम्परेचर कितना है, 575 केल्विन है, सही है। तो वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब क्या होता है, वी हाइड्रोजनीकरण का मतलब होता है हाइड्रोजन का बाहर निकलना। निर्जलीकरण का मतलब होता है H2O का बाहर निकलना। यहां हमें वी हाइड्रोजनीकरण करना है। तो वी हाइड्रोजनीकरण करते कहां से वो सुनो, ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ एक हाइड्रोजन निकाल दो आप, और एक ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ जो कार्बन है ना जिसको आप अल्फा बोलते हो, एक हाइड्रोजन यहां से निकाल दो आप। तो एक बॉन्ड का नुकसान कार्बन को हुआ, एक बॉन्ड का नुकसान ऑक्सीजन को हुआ, इसलिए इन दोनों के बीच में कैसा बॉन्ड बन जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा। एक बार चेक कर लो आप, यही बचेगा क्या। और ये जो यौगिक बन गया है इसको हम क्या बोल सकते हैं, कीटोन, RCOR बना हुआ है। तो आंसर क्या हो जाएगा भाई, कीटोन हो जाएगा। बिल्कुल सिंपल है। थोड़ी सी अगर आप ध्यान से चीजों को देखें समझें ना तो कुछ दिक्कत आपको आएगी नहीं भाई। इसके बाद में है अपने पास में कि ये जो आपकी रिएक्शन है हमने पिछले लेक्चर में भी डिस्कस की थी, इसको वो डाइएजोनियम क्लोराइड बोलते हैं, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर इसके साथ हॉट वाटर गर्म पानी ले लिया जाए तो यहाँ पर HCl बाहर चला जाता है सह उत्पाद के रूप में, H और Cl, HCl। एक N2+ जो है वो N2 गैस के रूप में बाहर निकल जाता है, बचा हुआ जो OH है ना वो रिंग पे जुड़ जाता है। तो सही आंसर क्या बन जाएगा भाई, फिनोल बन जाएगा। निम्न में से कौन सा HCl तथा ZnCl2 के प्रति अधिक क्रियाशील है। तो सुन लो भाई,
दो बार बता भी चुका हूं मैं। HCl और ZnCl2 कौन है? ल्यूकास अभिकर्मक है। और ल्यूकास अभिकर्मक जो है उसमें आपको पता है एल्कोहल का विभेदीकरण करते हैं। और ये भी याद रखना भाई, इस विभेदीकरण अभिक्रिया के अंदर भी मध्यवर्ती के रूप में कार्बोधनाइन ही बनता है। और कार्बोधनाइन सबसे ज्यादा स्थायी कौन सा है? 3 डिग्री है। तो एल्कोहल भी वही सबसे ज्यादा रिएक्टिव होगा, एल्कोहल भी सबसे ज्यादा वही क्रियाशील होगा जिसमें आपका 3 डिग्री कार्बोधनाइन बनेगा। तो आपको करना क्या है, बस इसको देखना कि भाई कौन सा एल्कोहल है जो है वो 3 डिग्री है। तो यहां पर पहला ऑप्शन है जिसमें 3 डिग्री एल्कोहल लिखा हुआ है। अब इतना तो हमें पता होना चाहिए कि भाई 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री कैसे पता लगाते हैं। तो यहां पर आपको देख पा रहे हो भाई, संक्षिप्त रूप में लिखा हुआ है। ये कार्बन है, इस कार्बन पे कितने CH3 है? 3 मैंने लगा दिए हैं। और इसी कार्बन पे क्या लगा हुआ है? OH। तो 3 डिग्री एल्कोहल है। ठीक है, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। फिनॉल जो है वो तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया करके क्या देता है? तो अगर तनु HNO3 के साथ अभिक्रिया हो रही है तो भाई फिनॉल जो है वो आपका ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनॉल बनाता है। कारण बता दूंगा मैं आगे, क्योंकि फिनॉल जो है उसमें जब अनुनाद होता है, मैंने पीछे बनाई है रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, तो फिनॉल हो चाहे एनिजोल हो, जब रेजोनेंस से लोन पेयर वले में आएगा ना तो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ता है। और तनु HNO3 से जब आप अभिक्रिया करवाओगे तो एक इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है NO2+। कॉपी को उठा के देखना आप भाई, NO2+ होता है। वो NO2+ है, वो इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। और इलेक्ट्रॉन्स नहीं उस जगह पे जाके जुड़ना पसंद करेगा जहां पर उसको इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा मिलेगा। तो फिनॉल में ऑर्थो और पैरा पे इलेक्ट्रॉन घनत्व ज्यादा होता है, इसीलिए भाई जो NO2 है वो ऑर्थो और पैरा पे जाता है और उत्पाद क्या बनता है? ऑर्थो पैरा नाइट्रोफिनॉल। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद में जो अगला सवाल है अपने पास में वो है मैथेनॉल का OH समूह क्लोरीन द्वारा किसकी क्रिया से प्रतिस्थापित किया जा सकता है? तो भाई देखो, मैथेनॉल का जो मैं सारी जो रिएक्शन है इसकी वो लिख देता हूं बोर्ड पे, समझिएगा। मैथेनॉल का जो OH समूह है, मैथेनॉल क्या होता है? मैथेनॉल होता है ये CH3OH। इसकी रिएक्शन अगर आप HCl से करवा देते हैं, HX की अभिक्रिया है, आपकी कॉपी में मिल जाएगी आपको। तो यहां H2O बाहर चला जाता है और आप क्या लिख देंगे? CH3Cl। तो इससे पॉसिबल हो पा रहा है जब आप HCl से रिएक्शन करवा रहे हो। फिर उसके बाद में PCl3 से है, तो देखो एक ये रिएक्शन भी आपकी NCERT की रिएक्शन ही है। CH3OH ले लेंगे आप। अगर उसने PCl3 दे रखा है, क्योंकि एक रिएक्शन PCl5 की भी दे रखी है, तो यहां 3 मोल ले लेना बस आप। ठीक है, 3 मोल लेंगे ना तो यहां से POCl3 बाहर जाता है, सॉरी H3PO3 बाहर जाता है, देखिएगा भाई। 3 OH है ना, तो 3 हाइड्रोजन हो गए 3 OH के अंदर, और एक फॉस्फोरस है हमारे पास, और 3 क्या है? ऑक्सीजन। तो सह उत्पाद क्या बाहर जाता है? H3PO3। अब इधर तो सिर्फ कार्बन बचे हैं 3, तो तीनों के ऊपर उधर से बचा हुआ Cl आगे जुड़ जाएगा। ऐसे कितने मोल बन जाएंगे? 3 मोल। तो इससे भी संभव है। PCl5 की भी अभिक्रिया होती है, वहां सह उत्पाद क्या बनता है? वहां सह उत्पाद बनता है आपका POCl3। और तीसरी रिएक्शन जो है ना वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, डार्जन अभिक्रिया, उसको मैं आगे डिस्कस कर दूंगा, उससे भी हो सकता है। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा भाई? सारे हो जाएंगे। उसके बाद में NaOH जो है, इसकी उपस्थिति में फिनोल की CHCl3 के साथ अभिक्रिया में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड बनता है। इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं? तो भाई इस अभिक्रिया को राइमर टीमान अभिक्रिया कहते हैं। ये नेम रिएक्शन है, ये मैं इनके लिए एक अलग से लेक्चर लेके आऊंगा जल्दी ही, तो उसमें सारी डिटेल में कवर हो जाएंगी। राइमर टीमान अभिक्रिया बोलते हैं, एक बार इसको याद रख लेना। फिर चलते हैं आगे भाई। CH3CH2OH को CH3CHO में बदला जा सकता है। तो देखो ध्यान रखना, एक चीज बताता हूं आपको काम की। ये हमारे पास में एल्कोहल है, ठीक है, इसमें ना पूरा सेशन निकल जाता है, बहुत से बच्चे ना कंफ्यूज रहते हैं, तो चीजों को थोड़ा समझो भाई। ये एल्कोहल है और इस एल्कोहल को मैं कन्वर्ट कर रहा हूं एल्डिहाइड में। ये एल्डिहाइड है CH3CHO। तो एल्कोहल को एल्डिहाइड में जब बदल रहे हैं ना आप, तो इसका ऑक्सीकरण हो रहा है एल्कोहल का। और ये जो ऑक्सीकरण है, अगर एल्कोहल का ऑक्सीकरण केवल एल्डिहाइड पे अगर आके रुक गया है, तो यहां पर कोई आप ये कह सकते हैं कि भाई माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हिंदी में कहते हैं, और सॉरी इंग्लिश में कहते हैं माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, हिंदी में बोलते हैं दुर्बल ऑक्सीकारक। इसका मतलब ये कि आपने कोई दुर्बल ऑक्सीकारक लिया है। नहीं तो ये जो है ना, एल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होता, फिर एल्डिहाइड अम्ल में कन्वर्ट हो जाता, अगर प्रबल ऑक्सीकारक होता तो। और दुर्बल ऑक्सीकारक अगर आपने लिया है तो वो कौन होगा? वो होगा PCC। बहुत इंपॉर्टेंट है, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट इसको बोलते हैं। बढ़ते हैं आगे भाई। कौन सा कथन असत्य है? फिनोल एरोमेटिक यौगिक है, फिनोल NaOH में विलेय है, फिनोल Na2CO3 में विलेय है, और फिनोल जो है वो एसिटिक अम्ल से दुर्बल अम्ल है। तो असत्य पूछ रहा आपसे, असत्य कथन कौन सा है? तो देखो फिनोल एरोमेटिक यौगिक है, फिनोल NaOH में विलेय है। असत्य बात जो है ना यहाँ पर ये है, फिनोल Na2CO3 में विलेय है।
Na2CO3 में विलय नहीं होगा। सोडियम कार्बोनेट जो है इसके अंदर फिनोल विलय नहीं होता है। बाकी एरोमेटिक है, फिनोल NaOH में विलय है क्योंकि प्रबल क्षार है NaOH, और फिनोल जो है वो अम्लीय प्रकृति का यौगिक है। और इधर फिनोल जो है वो एसिटिक अम्ल से दुर्बल अम्ल है। तो ये बात तो सत्य है, अम्ल जो है वो फिनोल से क्या होगा, ज्यादा अम्लीय होगा। बढ़ते हैं आगे। ईथरों में कार्बन ऑक्सीजन कार्बन बंध कोण क्या होता है, सुन लो भाई इसके बारे में भी थोड़ा सा। ईथर जो है ना ROR होता है, ROR। ऑक्सीजन जो है ना इसके ऊपर दो लोन पेयर रहते हैं, उनको मैंने ऐसे दिखा दिया है। अब ये जो ऑक्सीजन है ना, आपसे ये भी कह सकता है ईथर में ऑक्सीजन परमाणु का संकरण क्या है, तो सिग्मा बॉन्ड गिन लो, लोन पेयर गिन लो। सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, दो हैं, और दो ही क्या है, लोन पेयर। संख्या कितनी हो गई, 4। तो ये क्वेश्चन भी आए तो गलत मत करके आना, sp3। अब sp3 जब आ जाता है ना संकरण, तो बंद कोण जो है ना वो 109 डिग्री 28 मिनट के आसपास जाना चाहिए, लेकिन यहां पर बंद कोण हमें थोड़ा ज्यादा मिलता है, 109 डिग्री 28 मिनट से थोड़ा ज्यादा मिलता है, थोड़ा ज्यादा है ना। तो इसका कारण क्या है, इसका कारण ये होता है कि ऑक्सीजन पे जो ये दो एल्किल समूह लगे हुए हैं ना, इन एल्किल समूहों में त्रिविम बाधा उत्पन्न होती है। स्टेरिक हिंड्रेंस कहते हैं इंग्लिश में, त्रिविम बाधा। त्रिविम बाधा का मतलब होता है कि यहां पर प्रतिकर्षण बढ़ता है, और प्रतिकर्षण बढ़ने से क्या होता है कि प्रतिकर्षण बढ़ने से ये बॉन्ड एंगल जो है ना इसकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये आंसर जो अपना बन के आएगा ना वो 110 डिग्री आएगा। चलते हैं आगे। फिनोल की ब्रोमीन जल के साथ अभिक्रिया द्वारा क्या बनता है, तो भाई ब्रोमीन जल के साथ जब आप रिएक्शन करवाते हो ना तो 2,4,6 ट्राई ब्रोमोफिनोल बनता है। मैं रिएक्शन को लिख के बता देता हूं आपको। फिनोल जो है वो कुछ ऐसा दिखता है, ये आपके पास में फिनोल है, और यहां पर आपको चाहे तो आप ऐसे लिख दें Br2 3 मोल ले लो और ब्रैकेट में लिख दो एक्वस मतलब जल, या फिर हिंदी में ब्रोमीन जल लिख दो आप, ठीक है। तो फिनोल की ये जो ब्रोमीन जल है ना, यहां से भी जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं आता है ना वो Br+ आता है। इसको इलेक्ट्रॉन्स नहीं है ये, इसको क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन चाहिए। फिनोल में इलेक्ट्रॉन ज्यादा कहां मिलेंगे, ऑर्थो और पैरा स्थितियों पे मिलेंगे, क्योंकि अनुनाद से लोन पेयर कहां जाता है, वलय में। वलय में अगर लोन पेयर उतर रहा है तो वो इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा, और अगर इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ाएगा तो जो आपका Br+ है ना उसको तो इलेक्ट्रॉन ही चाहिए भाई। तो वो दोनों तो आपकी ऑर्थो पोजीशन कवर कर लेगा, और एक जो पैरा उसको भी कवर कर लेगा। अब इसका नाम लिख दो आप, नाम लिखोगे तो क्या बनेगा भाई, देखो नंबरिंग यहां से होगी 1 2 3 4 5 और 6। चाहे तो इधर से उतर के घूम जाओ क्लॉकवाइज या फिर एंटी क्लॉकवाइज, सेम ही बनेगा आपका। अब देख लो आप प्रतिस्थापी जो है वो कहां कहां पे है, तो 2 पे है, कार्बन संख्या 4 पे है, और कार्बन संख्या 6 पे है। 2,4,6 ट्राई ब्रोमो फिनोल, ठीक है। उसके बाद में निम्न अभिक्रिया के लिए सही कथन का चयन कीजिए। देखो ये जो अभिक्रिया है, इस अभिक्रिया में आपको सही कथन का चयन करना है। ये अभिक्रिया कौन सी आपको पता होना चाहिए। ये अभिक्रिया जो है ये फ्रिस पुनर्विन्यास है, और फ्रिस पुनर्विन्यास के अंदर जो है यहाँ पर दो प्रकार के उत्पाद बनते हैं, एक तो ऑर्थो उत्पाद बनता है और एक क्या बनता है, पैरा उत्पाद। OCOCH3 ये क्या है भाई, एक एस्टर है, एनहाइड्रस AlCl3। मैं आगे डिटेल में लेके आऊंगा लेक्चर, तो उसमें करेंगे बात हम। एक तो ऑर्थो उत्पाद बनता है और एक पैरा उत्पाद बनता है। तो एक चीज ध्यान रखना, निम्न ताप पर जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद सेकंड बनता है, और उच्च ताप पर जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद, दोनों में सेकंड ही लिख दिया है क्या, क्या बात पूछ रहा है, सही कथन पूछ रहा है, ठीक है लिख सकता है, फिर तो देख लेंगे सही क्या है। उच्च ताप पर जो उत्पाद बनता है वो सेकंड बनता है। करते हैं बात अभी। उत्पाद फर्स्ट जो है वो उत्पाद सेकंड की तुलना में अधिक वाष्पशील है, और उपरोक्त सभी सही हैं। तो सुनना भाई ध्यान से, एक चीज बताता हूं मैं आपको, फिर पढ़ेंगे स्टेटमेंट वापस। यहां ऑर्थो समावयव बन रहा है, ये पैरा समावयव है। अगर जो आपका OH है, देखो इसमें लगा क्या है, यहां से यहां आने में सिर्फ OH ही तो लग रहा है, और ऊपर आपने क्या कर दिया भाई, जल अपघटन से उसको कीटोन में कन्वर्ट कर दिया, ये कीटोन बन गया अब, ठीक है। तो ये ऑर्थो उत्पाद और पैरा उत्पाद। अगर OH नीचे लग रहा है तो टेम्परेचर नीचे होगा, मतलब कम होगा, तो निम्न ताप पर क्या बनेगा, उत्पाद सेकंड बनेगा। अगर OH ऊपर लग रहा है मतलब ऑर्थो पे लग रहा है, तो उत्पाद जो है ना वो आपका फर्स्ट बनेगा। उच्च ताप पर उत्पाद फर्स्ट बनता है, फर्स्ट कर लेना इसको, ये गलत लिखा हुआ है। फिर कह रहा उत्पाद फर्स्ट जो है उत्पाद सेकंड की तुलना में अधिक वाष्पशील है। उत्पाद फर्स्ट जो है वो उत्पाद सेकंड की तुलना में अधिक वाष्पशील है, तो उसका उसका रीजन सही है। रीजन सही क्यों है, क्योंकि जो ये आपका उत्पाद सेकंड है ना ये पैरा समावयव है, और पैरा समावयव जो है ना वो हाइड्रोजन बंध बनाते हैं, और उसको बोलते हैं इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बंध, ठीक है। जिसको आप कह सकते हैं, हिंदी में बोलते हैं अंतराण्विक, अगर मैं गलत नहीं हूं, हिंदी की टर्म्स में थोड़ा सा कंफ्यूज रहता हूं। तो जो दो अणुओं के बीच में हाइड्रोजन बंध बनता है ना वो वाला बनता है, जिसको इंग्लिश में इंटरमोलिक्यूलर बोलते हैं, तो वो यहां बनता है पैरा समावयव में। और जब दो अणु आपस में जुड़ जाते हैं ना तो भाई वहां पर मजबूत हाइड्रोजन बंध होने के कारण वाष्पशीलता घट जाती है। तो ऑर्थो की वाष्पशीलता ज्यादा आएगी किससे, पैरा से। तो भाई बात सही है, सारी बातें सही हैं, ठीक है।
फर्स्ट जो है वो ज्यादा वाष्पशील होगा क्योंकि फर्स्ट क्या है आपका ऑर्थो समावयव है। फिर है विलियमसन ईथर संश्लेषण में एल्किल हैलाइडों की क्रियाशीलता का घटता क्रम क्या होगा। तो भाई विलियमसन ईथर संश्लेषण में जो आपकी क्रियाशीलता होगी उसका घटता क्रम आपसे पूछ रहा है। विलियमसन ईथर संश्लेषण में देखो कैसे आप पता करेंगे, सुनिए भाई ध्यान से। यहाँ जो सही ऑप्शन बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है ए। चेक कर लेते हैं अभी। तो देखो पहला जो आपका हैलाइड है ना उसको कैसे लिखेंगे, इसको मैं थोड़ा घुमा के लिख देता हूँ, CH2 डबल बॉन्ड CH, CH2 और Cl। अगर आपको पता हो तो विलियमसन ईथर संश्लेषण जो है वहां पर भी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है ना उसकी पालना होती है। मतलब पुराना नाभिक स्नेही बाहर जाता है, नया नाभिक स्नेही जुड़ता है। तो अगर आप इस Cl को हटा देंगे ना Cl माइनस के रूप में, तो इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये आ गया अपना बी। इस ऑर्डर को चेक करता हूं सही है क्या। फिर आ गया आपका सी। तो सी में देखो क्या है, सी में आपके पास में है CH3, CH2, CH2 और Cl। इस Cl को हटाओगे तो कार्बन पे क्या आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद में अगला जो आपको दे रखा है वो दे रखा है डी। तो डी में क्या कहानी है वो देख लो भाई। डी में कहानी ये है, मैं इसको सीधा करके लिख देता हूँ, CH3, इसके साथ में है CH, यहाँ एक CH3 भी लगा हुआ है, इसके साथ में है CH2 और यहाँ क्या है Cl। इसको हटाओगे तो यहाँ इस कार्बन पे पॉजिटिव आएगा। फिर आपके पास में लास्ट में दे रखा है ए। तो ए को चेक करेंगे तो देखो ए में क्या है, ए में कार्बन है, इसके ऊपर एक CH2 है, यहाँ Cl है। इस कार्बन से स्टार्ट कर रहा हूं मैं। इस कार्बन पे कितने CH3 लगे हुए हैं, 3 लगे हुए हैं। तो इसको लगा दो भाई, ये लो जी। ठीक है, देखो विलियमसन ईथर संश्लेषण में जब भी क्रियाशीलता का सवाल आए ना तो आप ऐसा हैलाइड ढूंढो जिसमें आपका जो पुराना नाभिक स्नेही है, जैसे यहाँ Cl लगा हुआ था तो पुराना नाभिक स्नेही है Cl, Cl माइनस के रूप में बाहर जाएगा। तो जो पुराना नाभिक स्नेही बाहर निकल रहा है ना, उस नाभिक स्नेही, वो नाभिक स्नेही जिस कार्बन पे जुड़ा है उस कार्बन के ऊपर अगर बड़े आकार का समूह लगा हुआ है, अगर एल्किल समूह जो है वो बड़े आकार का लगा हुआ है तो वहां पर क्रियाशीलता जो है ना वो घट जाती है। तो सबसे बड़े आकार का जो समूह है वो कहां लगा हुआ है, सबसे बड़े आकार का समूह लगा हुआ था अपना, ये जो ऑप्शन है आपका सबसे लास्ट में ए, इस पे लगा हुआ है। ये मैंने ए को बनाया था, ये ए है आपका। उसके बाद में उससे ज्यादा क्रियाशीलता किसमें, ए से ज्यादा डी में है, क्योंकि डी जो है वो डी अपना ये रहा, इसको डी को मैंने यहां बनाया था, ये रहा डी। सही है, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता कहां है, सबसे ज्यादा क्रियाशीलता आपकी इसमें आएगी। इसको क्या बोलते हैं, हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस भी किया था, इसको एलिलिक हैलाइड बोलते हैं। और ये जो एलिलिक हैलाइड है ये Cl के निकलने के बाद में रेजोनेंस से स्टेबल भी हो रहा है। तो सबसे ज्यादा जो रेट आएगी ना वो बी में आएगी भाई। ठीक है, उसके बाद में उससे कम किस में आ जाएगी, सी में आ जाएगी, ये सी है आपका। फिर उससे कम किस में आ जाएगी, डी में आ जाएगी। और सबसे कम किस में रहेगी, सबसे कम रहेगी ए में, जिसको मैंने ऊपर बनाया है। उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे। बाकी विलियमसन ईथर संश्लेषण जो है ना उसको हम आगे भी डिस्कस करेंगे। ये रिएक्शन जो है ना, ये है आपकी कौन सी रिएक्शन, डार्जन। डार्जन रिएक्शन जो है ये इंपॉर्टेंट क्यों है भाई, तो रिएक्शन तो देखो लिखी हुई है क्वेश्चन के अंदर। यहाँ पर जो उत्पाद बनता है वो उत्पाद के, ये जो सह उत्पाद बन रहा है ना, ये दोनों गैस अवस्था में बनते हैं। इसीलिए एक बात आपसे ये भी पूछी जा सकती है कि एल्किल हैलाइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो वो यही है, डार्जन अभिक्रिया। कारण क्या दोगे, क्योंकि सह उत्पाद दोनों गैस हैं, SO2 भी गैस होता है और HCl भी गैस होता है, याद रखिएगा। ठीक है, तो डार्जन प्रक्रम इसका नाम है, पीरिडीन क्षार की उपस्थिति में होती है। एथेनॉल की अभिक्रिया या अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ, SOCl2। SOCl2 का नाम क्या है, थायोनिल क्लोराइड। ठीक है, संरचना कैसी बनती है, ये बनती है S डबल बॉन्ड O, और इसके साथ कितने Cl लेंगे, इसके साथ 2 Cl। ये थायोनिल क्लोराइड है। सल्फर जो है वो यहाँ पर केंद्रीय परमाणु है, जैसे कार्बोनिल होता है ना वैसे ही। एल्कोहल से एल्कीन, एल्किल क्लोराइड बनाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है, तो देखो अभी हमने पढ़ी है, एल्कोहल के साथ अगर SOCl2 की अभिक्रिया होती है तो वो विधि जो है उसको डार्जन विधि बोलते हैं, और वो सर्वश्रेष्ठ विधि है क्योंकि इसके उत्पाद क्या होते हैं, दोनों ही गैस होते हैं। फिनॉल बनाने की व्यावसायिक विधि कौन सी है, तो फिनॉल बनाने की जो व्यावसायिक विधि है वो ये वाली है, क्लोरोबेंजीन, इसके साथ NaOH 350 डिग्री सेंटीग्रेड, और बाद में उसका क्या कर देते हैं हम भाई, जल अपघटन कर देते हैं, एसिडिक हाइड्रोलिसिस बोलते हैं, अम्लीय जल अपघटन कर देते हैं। तो उससे क्या बन जाता है भाई, फिनॉल बन जाता है। ठीक है, बात करेंगे फिनॉल की जो रिएक्शंस होंगी ना, नेम रिएक्शन, उनमें करेंगे डिटेल डिस्कशन। उसके बाद में जो अगला सवाल है भाई, देखें हुए यहां से बात करते हैं, लघुत्तरात्मक प्रश्न। ठीक है, इसको हम 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, ज़्यादा लंबा नहीं हो लेक्चर, आप आराम से पढ़ें इसको पहले। यहाँ उसने आपसे पूछा है कि भाई निम्नलिखित अभिक्रिया में X को पहचानिए, कि भाई X जो है ना यहाँ पर कौन है। तो देखो ये जो अभिक्रिया ना, ये अल्कोहल की अभिक्रिया किसके साथ करवाई जा रही है, सोडियम के साथ। तो 2X बन रहा है, 2X बन रहा है। धातु की अभिक्रिया अगर अल्कोहल से होती है ना तो सोडियम एल्कोक्साइड बनता है, याद रखना। ठीक है, क्या बनता है, सोडियम एल्कोक्साइड। कैसे होता है देखो, बात करते हैं इसकी। ये है आपके पास में C2H5 और OH।
क्योंकि यहाँ पर हाइड्रोजन जो है वो किसके साथ लगा हुआ, हाइड्रोजन लगा हुआ आपका ऑक्सीजन अधिक विद्युत ऋणी परमाणु के साथ, और आपने इसकी रिएक्शन किससे करवा दी है, Na से। सोडियम एक सक्रिय धातु होती है, और जो सक्रिय धातु होती है वर्ग फर्स्ट की और वर्ग सेकंड की, उनकी अभिक्रिया अगर आप किसी अम्लीय यौगिक से करवाओगे ना, तो ये जो अम्लीय यौगिक है जो H+ देंगे, उस H+ को इलेक्ट्रॉन देने का काम कौन करता है, इलेक्ट्रॉन देने का काम करते हैं सोडियम। तो अगर यहां से H+ निकल गया तो देखो क्या बनेगा, यहां बनेगा C2H5O-, और सोडियम जो एक इलेक्ट्रॉन था अपना वो किसको दे चुका है, हाइड्रोजन को। तो सोडियम पे चार्ज कैसा आएगा, सोडियम पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। देखना एक बार, यहां आप इसको ऐसे लिख सकते हो Na+, ठीक है। ऐसे कितने मोल थे, 2 मोल थे, तो आप 2 लगा दो इसके आगे। अब 2 हाइड्रोजन निकले हुए यहां से H+ के रूप में, और दोनों ने ही एक एक इलेक्ट्रॉन लिया है सोडियम से, तो यहां पर आपके पास में कौन सी गैस बाहर चली जाएगी, H2 गैस बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये अभिक्रिया जो है ना, ये आपसे ये भी कह सकता है कि ये जो अभिक्रिया लिख के दे देगा पूरी और कह देगा बताओ क्या उपरोक्त अभिक्रिया जो है वो अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करती है क्या, तो आप कहेंगे बिल्कुल करती है, क्योंकि ऐसे कंपाउंड जिनकी अभिक्रिया धातु के साथ करवाते हैं, अगर हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हो रही है, अगर हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रही है, तो ये अभिक्रिया जो है वो आपके अल्कोहल की अम्लीय प्रकृति की व्याख्या करती है। उसके बाद बढ़ते हैं अगले सवाल पे भाई, वो है टेरिलीन बहुलक के निर्माण में कौन सा अल्कोहल काम में आता है, तो एथिलीन ग्लाइकोल काम में आता है। इसको याद कर लेना, हमने पहले भी डिस्कस किया है एथिलीन ग्लाइकोल के बारे में, ये आपके विलियन वाले चैप्टर में भी है, इसको पढ़ना आप। निम्नलिखित की अम्लीयता का बढ़ता हुआ क्रम दीजिए, एथेनॉल है, 2,4-डाइनाइट्रोफिनोल है, और इसके अलावा आपको फिनोल दे रखा है, 4 मेथिल फिनोल दे रखा है, 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल दे रखा है, जिसको पिक्री कमल बोलते हैं। करते हैं डिस्कस, स्ट्रक्चर बनी हुई है। तो देखो ये अल्कोहल है, ये फिनोल है, ये आपका पैरानाइट्रोफिनोल है, ये आपका क्या है भाई, इसने लगा दिया है यहाँ पर मैथिल समूह, तो इसका नाम है 4 मेथिल फिनोल। और 2,4,6-ट्राइनाइट्रोफिनोल या पिक्री कमल जो है ना, इसको नहीं बना के दिया, तो मैं इसको बना देता हूं। देखें भाई, पिक्री कमल क्या होता है, OH, और इस फिनोल की जो 3 पोजीशन है ना, 2 तो कौन सी, ऑर्थो, और 1 पैरा, तीनों पे NO2 लगा दो, इसको पिक्री कमल बोलते हैं। और ये सबसे ज्यादा अम्लीय होता है भाई, पिक्री कमल जो है वो इनमें से सबसे ज्यादा, क्योंकि NO2 कितने लग गए, -M 3 लग गए, इसलिए सबसे ज्यादा जो अम्लीयता आएगी ना आपकी, वो किसकी आएगी, पिक्री कमल की आएगी। तो देखो यहां पर आपको दे रखा आंसर, यहां 2 सवाल दे रखे हैं शायद, 2 सवाल हैं भाई, 1 सेकेंड, 2 सवाल है। एक तो 2,4,6-ट्राइनाइट्रो मैंने बना ही दिया है ना, एक 4 मेथिल फिनोल दे रखा है, क्योंकि ये सवाल जो है ना नीचे वाला ये अलग है, तो मैं इनको बना लेता हूं एक बार, देख लें आप सारे के सारे जो भी यहाँ पर बना हुआ है। एथेनॉल है, 2,4,डाइनाइट्रोफिनोल है, तो देखो कैसे बनाएंगे एथेनॉल को, कैसे बनाएंगे, ये एथेनॉल है, देखो CH3 CH2OH, इसके अलावा 2,4 नाइट्रोफिनोल है, OH लगा दो। अब देखो यहां से नंबरिंग होती है 1 2, एक तो NO2 यहां लगा दो 2 पे, 2 3 4, एक NO2 यहां लगा दो, मतलब ऑर्थो पे और पैरा पे, ठीक है। एक आपका मैथिल फिनोल है, 4 मेथिल फिनोल है, तो 4 ये वाला है, इस पे लगा दो मैथिल। एक आपको दे रखा है पिक्री कमल, तो ये पिक्री कमल है जो बना रहा हूं मैं, नाम नहीं लिख रहा हूं, पीछे लिख दिया था, अब नहीं लिखूंगा भाई, टाइम ज़्यादा लगता है फिर। यहाँ पे NO2 मैं बोल रहा हूँ तो आप लिख लिया करो, यहाँ पे NO2 है, सही है। अब देखो भाई यही 4 कंपाउंड है शायद, तो इसमें अगर अम्लीय प्रकृति की बात करें, अगर कोई नया होगा और तो मैं ऐड कर दूंगा, एक बार देख लेते हैं हम। यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे कौन कौन से थे, ये आ गए हैं भाई, 4 मेथिल फिनोल ले लिया हमने, 2,4 ले लिया हमने, और केवल फिनोल भी दे रखा है एक, हाँ केवल फिनोल भी है, तो उसको और ले लेते हैं, उसको और ले लेते हैं। कहाँ गया हमारा बनाया हुआ, हाँ ये रहा, फिनोल है, थोड़ा सा लंबा हो गया प्रोसेस, ये फिनोल है। तो सुनो भाई ध्यान से एक बात, चलिए आप समझ लीजिए, इंपॉर्टेंट है समझना। देखो ये अल्कोहल है और ये फिनोल है, ठीक है,
और ये आपका NO2 है, तो NO2 क्या लगाता है -M, ये आपका -M। पहले वो देखो ये क्या लगाता है, ये आप इसको +I भी बोल सकते हैं और इसको आप +H भी बोल सकते हैं। यहाँ क्या लगा हुआ है, यहाँ लगा हुआ -M, यहाँ भी क्या लगा हुआ है, -M लगा हुआ है, वहाँ कोई भी प्रतिस्थापी नहीं है। तो सबसे आगे वो समूह आएंगे जिन कंपाउंड आएंगे जिन पे -M लगा हुआ है। तो ज्यादा -M कहाँ लगे हुए हैं, देखो ज्यादा -M लगे हुए पिक्री कमल में। उससे कम अम्लीय कौन होगा, 2NO2 वाला, यहाँ 3 NO2 थे, यहाँ 2 NO2 है। उसके बाद में देखो यहाँ पर आपको पता है +H लग गया, +H या +I अम्लीय प्रकृति कम कर देते हैं, तो इससे ज्यादा अम्लीय कौन हो जाएगा, फिनोल हो जाएगा। और यहाँ एल्कोहल दे रखा आपको, तो भाई ध्यान रखना एल्कोहल जो है ना, इसकी अम्लीय प्रकृति फिनोल से कम होती है। तो अब देखो हम हमारे टॉपिक पे वहां पर पेज पे वापस लौटते हैं। यहाँ आ जाइए, ये है अपने पास में थोड़ा सा लंबा प्रोसेस हो गया, ये रहा देखो भाई। सबसे कम कौन हुआ, देखो ए है सबसे कम। सबसे कम पे ए पे कौन है, इधर दिखाता हूं आपको। सबसे कम ए पे एथेनॉल है, एल्कोहल सबसे कम। उससे ज्यादा कौन है, डी। तो डी पे कौन लिखा हुआ, देखो भाई डी पे लिखा हुआ आपके पास में ये रहा फिनॉल, ठीक है। सॉरी 4 मेथिल फिनॉल, जिसमें मेथिल लगा हुआ था क्योंकि वो +H या +I लगा रहा था। उसके बाद में जो ऑर्डर है इसमें देखो सब उससे ज्यादा अम्लीय कौन हो गया, सी। सी देखो कौन है, सी लिखा हुआ केवल फिनॉल। फिर उससे ज्यादा कौन है, बी। बी में कौन लिखा हुआ है, बी में लिखा हुआ है आपके पास में 2,4 डाइनाइट्रो, जिसमें 2 NO2 थे, सही है। और सबसे ज्यादा कौन हो जाएगा, सबसे ज्यादा हो जाएगा ई, जिसमें कितने नाइट्रो लगे थे, 3। तो थोड़ा सा मिक्स नहीं हो, आप थोड़ा ध्यान से इसको देखिएगा, है ना, क्योंकि अलग पेज पे जाना पड़ रहा है स्ट्रक्चर बनाने के लिए। इसके बाद में ईथर जो है वो लुईस शार की भांति व्यवहार क्यों करता है, तो देखो लुईस शार क्या होते हैं, लुईस शार होते हैं वो जो लोन पेयर डोनेट करते हैं। OH- वाला कॉन्सेप्ट नहीं लगता है लुईस में। ऐसे कंपाउंड जो क्या दान करते हैं, लोन पेयर दान करते हैं। तो भाई देखो ईथर में आपको पता है केंद्रीय परमाणु ऑक्सीजन पे क्या होता है, लोन पेयर होता है। तो अगर कोई इसके कॉन्टेक्ट में, जैसे मान लो मैं कह दूं कि इसके संपर्क में BF3 आ गया। BF3 क्या है, BF3 जो है वो एक लुईस अम्ल है, इलेक्ट्रॉन न्यून है। तो ये अपना लोन पेयर किसको देता है, बोरोन को देता है। तो ये ऐसा बना सकते हो आप, ROR एक लोन पेयर, और एक लोन पेयर जो है ये किसको ट्रांसफर कर रहा है, BF3 को। तो ऐसे अडक्ट बनता है। तो लोन पेयर दाता जो होते हैं ना, उनको आप लुईस शार बोलते हो। इसीलिए ऑक्सीजन परमाणु पर जो लोन पेयर है उसके कारण ये जो है वो लुईस शार का व्यवहार करता है। एल्कोक्सी बेंजीन की बात कर चुके हैं। परिशुद्ध एल्कोहल क्या होता है, 100% शुद्ध एल्कोहल होता है। ल्यूकास अभिकर्मक क्या होता है, HCl+ZnCl2 बात कर चुके हैं। उपयोग 1, 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में विभेदीकरण में। पावर एल्कोहल याद रखिएगा, पूछा हुआ है, पेट्रोल प्लस बेंजीन और ईथर के साथ एथेनॉल का मिश्रण उपयोग होता है, ईंधन के रूप में काम आता है। इसके अलावा फिनोल में उपस्थिति OH समूह का निर्देशकारी प्रभाव क्यों है, तो फिनोल में उपस्थित जो OH है मैं बता चुका हूं भाई आपको, +R और +M लगाता है। गलती मत करना भाई, इस रिलेटेड बात आपसे पूछी जाएगी। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में क्लियर दिखता है ये चीज। जब यहाँ पर OH लगा होता है तो भाई ये OH जो है ये लोन पेयर उतरता है, और लोन पेयर उतरने से जब आप अनुनादी संकर बनाओगे ना, तो ऑर्थो और पैरा स्थितियों पर ऋणावेश आता है, ठीक है। तो इसको आप क्या बोलेंगे, ऑर्थो और पैरा समूह बोलेंगे, ऑर्थो पैरा निर्देशकारी समूह बोलेंगे, ठीक है। जैसे ये रहा बनी हुई है, इनको आप देख सकते हैं। ऑर्थो और पैरा नाइट्रोफिनोल को किस विधि से पृथक करते हैं, तो भाप आसवन से करते हैं। कारण क्या है, ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में अंतःअणुक हाइड्रोजन बंध के कारण क्या होता है भाई, वो ज्यादा वाष्पशील होता है, ठीक है। और पैरा में कौन सा होता है, पैरा में मजबूत वाला होता है, जिसको आप इंटरमोलिकुलर बोलते हैं। देखो कैसे बनता है ये, ऑर्थो में तो ऐसे बन जाता है। ऑर्थो में, चलो मैं इसको अलग पेज भी लेता हूँ, थोड़ा सा क्लियरली दिख जाएगा आपको। यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑर्थो की, तो देखो ये कहानी है, इसको क्लियर करता हूँ मैं। ऑर्थो नाइट्रोफिनोल में तो इस तरीके से बन पाएगा, इसको पहले बना देता हूँ मैं। यहाँ पर क्या रहता है, OH, ठीक है। NO2 लगाओ आप, तो NO2 लगाओगे तो देखो यहाँ पर आपको पता है NO2 में एक तो कोऑर्डिनेटेड ऑक्सीजन होता है और एक डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन होता है। तो ये हाइड्रोजन जो है ना, ये इधर से कॉन्टेक्ट कर लेता है। इसको बोलते हैं कौन सा बंध, एक ही अणु के अंदर बन रहा है, इंट्रामोलिक्यूलर, ठीक है, अंतः अणुक। और एक जो पैरा में बनता है ना, वो कैसा बनता है, क्योंकि पैरा में जो आपका NO2 है ना, वो OH से दूर चला जाता है। तो यहां पर ऐसी हाइड्रोजन बॉन्डिंग तो नहीं हो पाएगी जैसी कहाँ किस में हो रही है, जैसी आपकी ऑर्थो में हो रही है, वैसी नहीं हो पाएगी। तो NO2 लगा दिया आपने। अब जब दूसरा अणु आप लेकर के आओगे ना, तो उसमें आपको क्या ध्यान रखना भाई, उसमें आपको ध्यान ये रखना है कि यहां अगर आपका OH लग जाए नीचे, और ऊपर आपने किसको लगा दिया, ऊपर आपने लगा दिया कोऑर्डिनेटेड बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन, यहां डबल बॉन्डेड ऑक्सीजन, ठीक है। तो ये बना सकते हैं, ऐसे जुड़ जाएंगे। तो दो अणुओं के बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बंध। ये ज्यादा प्रबल होता है, ज्यादा प्रबल होगा तो ज्यादा क्वथनांक होगा, क्वथनांक ज्यादा होगा तो वाष्पशीलता कम हो जाएगी, किसकी, पैरा समावयव की। ऑर्थो की वाष्पशीलता क्या रहेगी, ज्यादा रहेगी। बढ़ते हैं आगे।
ठीक है, इसके बाद भाई इसको बस सब ख़त्म करेंगे और बाकी जो चीज़ें हैं वो हम अगले लेक्चर में लेंगे, जो भी रह गई है। ये कहानी देखें भाई। इसके बाद में जो अगला सवाल है हमारे पास में वो है विलियमसन ईथर संश्लेषण का। तो ये मैं आगे जो डिटेल लेक्चर आएगा उसमें लूँगा भाई। इसकी जो लिमिटेशन है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। और एल्कोहल और फिनोल की अम्लता की तुलना, ये भी डिटेल कॉन्सेप्ट है। तो आज जो है ना इसको मैं यहीं पूरा करता हूँ, क्योंकि आगे जो भी चीज़ें आ रही है ना वो टाइम कंज्यूमिंग है, उनमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम बात हाइड्रोबोरिनीकरण अभिक्रिया की भी करेंगे। तो ये जो रह गया है पोर्शन हमारा, इसको हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। तो आई होप जो आज की क्लास आपको इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण लगी होगी, अच्छी लगी होगी। एक जो मैंने अम्लीय प्रकृति वाली जो एक्सप्लेनेशन दी है ना, उसको थोड़ा सा आप अच्छे से देख लेना, क्योंकि उसमें थोड़ा मिक्स नहीं हो जाए और अलग पेज पे जाके एक्सप्लेन करना पड़ता है। तो थोड़ा सा उसको आराम से देखिएगा आप और लिख लीजिएगा। और उम्मीद करता हूँ जो लेक्चर हैं वो आपको इन्फॉर्मेटिव लग रहे होंगे। मिलते हैं अगले लेक्चर में। धन्यवाद।